हेलो दोस्तों, आज की जो क्लास है ये क्लास परागण टॉपिक के ऊपर रहेगी। इस परागण की क्रिया में हम देखेंगे सबसे पहले इसकी परिभाषा, फिर देखेंगे कि परागण की क्रिया कब होती है, फिर देखेंगे कि जो परागण है उसके लिए कौन कौन से माध्यम है, फिर देखेंगे परागण के प्रकार जिसमें हम स्वपरागण और पर परागण की बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले बात कर रहे हैं परागण। परागण किसे कहते हैं? तो आप लोगों को मैंने पिछली क्लासों में पुष्प की संरचना पढ़ाई थी, तब मैंने आप लोगों को कहा कि जो पुष्प का पुंमन भाग होता है जिसे आप नर जननांग कहते हैं और उसकी इकाई पुंकेसर कहलाती है। फिर हमने जायांग के बारे में देखा कि जायांग है वो पुष्प का मादा जननांग होता है और इसकी जो इकाई होती है उसे आप स्त्री केसर कहते हैं। ठीक है, वही बात है कि अब जो परागण की क्रिया है वो कैसे होती है। तो देखिए, जो पुंकेसर होता है उस पुंकेसर की संरचना में 3 भाग होते हैं। पहला होता है पराग कोश, दूसरा होता है योजी और तीसरा होता है पूतंतु। पराग कोश में हमने देखा कि पराग कण बनते हैं, पोलन ग्रेन बनते हैं। वही पराग कोश से जो पराग कण है उनका निकलकर किसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर जाकर गिरना परागण कहलाता है। याद रहे कि देखो, परागण की क्रिया में क्या होता है कि किसी पुष्प के जो पराग कोश है उस पराग कोश से जो पराग कण है वो निकलकर किसी अन्य पुष्प की वर्तिकाग्र पर जाकर गिरते हैं, तब आप उसे परागण कहते हैं। ठीक है, तो यह हो गई परागण की परिभाषा। परागण की परिभाषा में आप लिखेंगे पराग कोश से, पराग कोश जिसे आप इंग्लिश में पोलन सैक कहते हैं। ठीक है, पोलन सैक। पराग कोश से पराग कणों का यानी पोलन ग्रेन, पराग कणों को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पोलन ग्रेन। पराग कोश से पराग कणों का निकलकर किसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर जाकर गिरना परागण कहलाता है। क्या कहलाता है? परागण, पॉलिनेशन। ठीक है, मतलब जो पुंकेसर होता है उस पुंकेसर के जो 3 भाग हैं, पराग कोश, योजी और पूतंतु, इनमें से हम बात करें जो पराग कोश होता है, देखिए कैसे होती है इसकी संरचना। तो देखिए, एक पुंकेसर की संरचना कुछ इस प्रकार की होती है। ठीक है, इसके 3 भाग होते हैं। ये ऊपर वाले ये कहलाते हैं पराग कोश। क्या कहलाते हैं? पराग कोश। पोलन से कहते हैं इनको, पराग कोश। इसके अंदर ये जो चीज बन रही है इसको कहते हैं पराग कण, पोलन ग्रेन। ठीक है, ये वाली जो डंडी होती है इसको कहते हैं पूतंतु और इसे कहते हैं योजी। ठीक है, योजी होगी। ये तो एक पुंकेसर की संरचना है। उसी प्रकार एक स्त्री केसर की संरचना कुछ इस प्रकार की होती है। ठीक है, इसके भी 3 भाग होते हैं। ये होते हैं वर्तिकाग्र, ये होता है वर्तिका और ये होता है उसका अंडाशय। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को कहा है कि ये जो पराग कोश है इसके अंदर ये जो पराग कण है, ठीक है, ये पराग कण, इन पराग कणों का निकलकर किसी पुष्प की वर्तिकाग्र यानी इसके ऊपर जाकर गिरना क्या कहलाता है? परागण कहलाता है। क्या कहलाता है? परागण। तो यहां तक नोट कीजिए एक बार। हो गया। अब देखिए, एक दिमाग के अंदर प्रश्न आता है कि जो परागण की क्रिया है ये कब होती है? क्या परागण की क्रिया निषेचन से पहले होती है या परागण की क्रिया निषेचन के बाद होती है? तो याद रहे, जो परागण की क्रिया है ये हमेशा निषेचन के पहले होती है। कब होती है? निषेचन के पहले। और जो परागण की क्रिया है इसको करवाने के लिए आपको किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, मीडियम की आवश्यकता होती है। अब बात आती है कि माध्यम कौन कौन से हो सकते हैं। तो माध्यम या तो कीट हो सकते हैं, या वायु हो सकती है, या फिर जल हो सकता है। ये सारे के सारे माध्यम आते हैं परागण की क्रिया में। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट यहां तक आपने लिख लिया हो तो मैं एक बार करूं फिर आगे की बात करते हैं। देखिए,
परिभाषा हो गई कि पराग कोश से पराग कणों का निकलकर किसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर जाकर गिरना परागण कहलाता है। फिर हमने दूसरी बात की कि जो परागण है ये क्रिया कब होती है, तो यह हमेशा निषेचन के पहले होती है। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे परागण की क्रिया, परागण की क्रिया निषेचन के पहले होती है, यानी फर्टिलाइजेशन के पहले होती है। परागण की क्रिया निषेचन से पहले होती है, ठीक है। फिर बात आती है कि जो परागण की क्रिया है इसको करवाने के लिए आपको कोई न कोई माध्यम चाहिए। तो परागण की क्रिया के लिए माध्यम जैसे कीट हो गए, वायु हो गई, व जल की आवश्यकता होती है। कोई न कोई माध्यम चाहिए, ठीक है। ये हो गए परागण के बारे में बेसिक बात है। अब आते हैं परागण के प्रकार, मतलब परागण कितने प्रकार का हो सकता है। तो परागण दो प्रकार का होता है मोस्टली, एक होता है स्वपरागण और एक होता है परपरागण, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन जिसे आप इंग्लिश में करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हेडिंग लगाएंगे परागण के प्रकार। तो परागण मोस्टली कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। पहला होता है स्वपरागण सेल्फ पॉलिनेशन, और दूसरा होता है परपरागण, परपरागण जिसे आप इंग्लिश में क्रॉस पॉलिनेशन करते हैं, ठीक है। अब स्वपरागण और परपरागण क्या होता है, तो देखिए इसके बारे में भी हम बात कर रहे हैं। तो देखिए स्वपरागण, स्वपरागण जिसे आप इंग्लिश में सेल्फ पॉलिनेशन करते हैं, इसमें क्या होता है कि एक पुष्प के जो पुंकेसर है उसके अंदर जो पराग कण बन रहे हैं, उन पराग कणों का स्थानांतरण अगर उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर हो तो उसे तो आप कहेंगे स्वपरागण। मतलब स्वयं का एक पुष्प है, उसी के जो पुंकेसर है, मान लीजिए ये एक पुष्प है, ठीक है, इसके अंदर ये पुंकेसर बने और ये पुंकेसर इसी की वर्तिकाग्र को निषेचित करें तो उसे कहेंगे आप स्वपरागण, ठीक है। जबकि परपरागण में क्या होगा कि पर यानी पराया, मतलब एक पुष्प के जो पुंकेसर होंगे वो किसी दूसरे उसी जाति का कोई दूसरा पुष्प होगा उसको जाकर ये निषेचित करेंगे या उसकी वर्तिकाग्र पर जाकर ये गिरेंगे, तब उसे तो आप कहेंगे परपरागण। तो स्वपरागण की परिभाषा क्या होगी कि एक पुष्प के पुंकेसरों का उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर जाकर गिरना तो स्वपरागण होगा, और एक पुष्प के पुंकेसरों का किसी अन्य पुष्प की वर्तिकाग्र पर जाकर गिरना परपरागण कहलाता है, ठीक है। अब इसमें भी देखो स्वपरागण में कुछ कंडीशन होगी, परपरागण में भी कुछ बातें होगी, वो याद रखनी है आपको। जैसे हम बात करें स्वपरागण की, तो स्वपरागण में जो पराग कण होते हैं वो ज्यादा व्यस्त नहीं हो पाते हैं, मतलब वर्त वही उनका नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि खुद के पुंकेसर खुद ही की स्त्री केसर को निषेधित कर रहे हैं, तो जाना नहीं पड़ रहा है कहीं पर परागणों को, तो ज्यादा व्यर्थ नहीं हो रहे हैं, वेस्ट नहीं हो रहे हैं। फिर बात आती है कि जो स्वपरागण है उसके लिए कोई आपको माध्यम भी नहीं चाहिए। बार बार जो स्वपरागण से जो पौधे उत्पन्न होते हैं वो दुर्बल हो जाते हैं, अस्वस्थ होते हैं, और स्वपरागण से जो बीज बनते हैं वो कम ओजस्वी होते हैं। इसके साथ ही जो स्वपरागण होता है बार बार किसी पादप के अंदर, तो उनके अंदर वेरिएशन यानी विभिन्नताएं उत्पन्न होने की संभावनाएं भी कम हो जाती है, जबकि जस्ट इसका उल्टा होगा परपरागण में। तो देखिए पहला हेडिंग लगाएंगे आप स्वपरागण सेल्फ पॉलिनेशन। स्वपरागण, स्वपरागण की परिभाषा मैंने बताई कि यदि पराग कणों का स्थानांतरण, यदि पराग कणों का स्थानांतरण उसी पुष्प की
उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर हो, उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर हो तो उसे स्वपरागण करते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन करते हैं। ठीक है, पहला बिंदु ये हो गया इसकी परिभाषा, डेफिनेशन। ठीक है, दूसरी बात आती है कि जो स्वपरागण होता है इसमें जो परागकण होते हैं उनके जो नष्ट होने की जो संभावनाएं होती है वो कम होती है, क्योंकि उसी के पुंकेसर, उसी की स्त्री केसर को निषेचित कर रहे हैं तो ज्यादा परागकणों का वेस्टेज नहीं हो पाता है। तो स्वपरागण में परागकणों का व्यर्थ व्यय नहीं होता है। ठीक है, तीसरी बात आती है कि जो स्वपरागण है, बार बार आप स्वपरागण करवा रहे हो, सेल्फ पॉलिनेशन करवा रहे हो, तो जो इससे बीज बनेंगे वो बीज है ना, वो बीज कम ओजस्वी होंगे। ठीक है, तो ये भी याद रखिए कि बार बार स्वपरागण से, बार बार स्वपरागण से बने बीज कम ओजस्वी होते हैं। अब देखिए, ये मैंने आप लोगों को पहले बता रखा है कि बीज का निर्माण कहां से होगा और फल का निर्माण कहां से होगा। तो देखिए, हमेशा जो बीजांड होता है उस बीजांड से तो बनता है बीज, बीजांड से क्या बनता है, हमेशा बीज बनता है, जबकि अंडा से होता है उससे बनता है फल। क्या बनता है, फल। ये भी याद रखिए आप, तो दोनों को नोट लगाकर यहां साथ में लिख लीजिए कि बीजांड से हमेशा बीज बनते हैं, जबकि अंडाशय से हमेशा क्या बनते हैं, फल बनते हैं। हो जाएगा याद यहां तक। अब आगे की बात करें तो जो स्वपरागण है बार बार आप करवाओगे किसी पादप के अंदर, तो वो जो पादप पैदा होंगे वो दुर्बल होंगे और अस्वस्थ होंगे। ठीक है, तो ये भी याद रखिए कि स्वपरागण से बने पादप अस्वस्थ व दुर्बल होते हैं, वीक हो जाएंगे, मरे हुए जैसे। ठीक है, इसके बाद में एक नेक्स्ट बिंदु आता है कि अगर बार बार आप स्वपरागण करवाओगे तो जो पादप होंगे उन पादप के अंदर जो वेरिएशन है, विभिन्नताएं हैं, वो भी कम होने की संभावना रह जाएगी। तो स्वपरागण से पादपों में विभिन्नताओं यानी वेरिएशन की संभावना कम हो जाती है। तो ये हो गया आपके सामने स्वपरागण। ठीक है, स्वपरागण में क्या क्या याद रखना है कि एक पुष्प है, उसके पुंकेसर अगर उसी की स्त्री केसर को निषेचित करे तो आप उसे कहेंगे स्वपरागण, सेल्फ पॉलिनेशन। स्वपरागण में क्या होगा कि जो पराग कण है, पॉलन ग्रेन, इनका व्यर्थ व्यय नहीं होता है। ठीक है, दूसरा, अगर आप बार बार किसी पादप के अंदर स्वपरागण करवाओगे तो उसमें जो बीज बनेंगे वो बीज कम ओजस्वी होंगे। कैसे होंगे, कम ओजस्वी होंगे। हमेशा याद रखिए कि बीजांड से बीज बनता है और अंडाशय से हमेशा फल बनता है। अगर स्वपरागण करवाएंगे तो जो इससे पादप है वो हमेशा अस्वस्थ और दुर्बल होंगे। बार बार अगर आप स्वपरागण करवा रहे हो तो उनसे जो पादप बन रहे हैं वो अस्वस्थ हो जाएंगे और दुर्बल होने लग जाएंगे। नेक्स्ट बात आती है कि स्वपरागण से पादपों के अंदर जो विभिन्नताएं हैं, वेरिएशन है, उनकी संभावनाएं भी कम हो जाती है। तो ये हो गया आपके सामने स्वपरागण। इसके बाद में हम बात करेंगे परपरागण की। तो परपरागण इसका उल्टा होगा। क्या याद रखना उसमें कि एक पुष्प के पुंकेसरों का स्थानांतरण किसी दूसरे पुष्प की
वर्तिकाग्र पर हो तो उससे तो आप कहेंगे पर परागण, क्रॉस पॉलिनेशन। उससे क्या होगा, उससे परागकणों का व्यर्थ व्यय ज्यादा होगा, क्योंकि एक पुष्प के पुंकेसर है या परागकण है वो दूसरे पुष्प पर जाएंगे तो उस समय उनके बीच में जो माध्यम होगा, हवा है, कीट है, वायु है, उनसे जो परागकण है उनका वेस्टेज ज्यादा हो जाएगा। फिर उससे जो बीज बनेंगे वो ज्यादा ओजस्वी होंगे और बने पादप, पर परागण से जो पादप बनेंगे वो हमेशा स्वस्थ होंगे और उनसे पादपों के अंदर विभिन्नता यानी वेरिएशन भी उत्पन्न होती है। ये होता है पर परागण। तो देखिए अब सेकंड हम पढ़ रहे हैं पर परागण, क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है, तो देखिए जस्ट इसका उल्टा है, अभी अभी मैंने आप लोगों को बताया है। अब देखिए सेकंड बिंदु आप हेडिंग लगाएंगे पर परागण। पर परागण या इंग्लिश में आप इसे लिख सकते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। क्या होगा, दूसरा आता है पर परागण, क्रॉस पॉलिनेशन। यदि पराग कणों का स्थानांतरण, यदि पराग कणों का स्थानांतरण किसी, यदि पराग कणों का स्थानांतरण किसी अन्य पुष्प की, किसी अन्य पुष्प की वर्तिकाग्र पर हो, वर्तिकाग्र पर हो तो इसे पर परागण कहेंगे। क्या कहेंगे, पर परागण कहते हैं। ठीक है। सेकंड बिंदु आता है कि पर परागण में जो पराग कण है उनका वेस्टेज ज्यादा होगा, तो इसमें पराग कणों का व्यर्थ व्यय ज्यादा होता है। तो याद रखिए पर परागण में पराग कणों का व्यर्थ व्यय अधिक होता है, अधिक होता है। इसके बाद में जो पर परागण है उससे जो बीज बनेंगे वो बीज अधिक ओजस्वी होंगे, अधिक ओजस्वी होंगे। नेक्स्ट इससे जो पादप बनेंगे वो हमेशा स्वस्थ होंगे, पादप स्वस्थ होंगे। नेक्स्ट बिंदु आता है कि इससे जो पादपों के अंदर जो विभिन्नताएं उत्पन्न होगी, वेरिएशन, वो अधिक होगी। विभिन्नताएं, विभिन्नताएं अधिक होगी। ठीक है, धन्यवाद आज की क्लास के लिए। मिलते हैं अगली क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।